अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा और इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी और हालिया दिनों में भारत का किरदार, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबे बनते हैं जिनमें सम टाइम अरबों डॉलर या अरबों रुपए जाया होते हैं। उन मंसूबों के हवाले से कुछ इकदाम बाद में उठाए जाते हैं, लेकिन एक काम नहीं किया जाता। वो कौन सा काम है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर करें, और आज के इस व्लॉग के अंदर खुसूसी तौर पे आपके साथ एक लतीफा भी शेयर करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट लतीफा है, वो भी इसी व्लॉग के अंदर शामिल होगा। अच्छा, सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है वो लाहौर के हवाले से। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन सिटी दोबारा बन गया है। अब लाहौर में स्मॉग का मसला है, फजाई आलूदगी का मसला है। हालिया दिनों में हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने कहा कि वो एंटी स्मोक, उन्होंने कोई गन्स वगैरह ले ली हैं, वो ट्रक चलाए गए, उन पे सब्ज रंग की लाइटें लगी हुई हैं। फिर उधर एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स भी बना दी गई है, यानी फोर्स करके आलूदगी को खत्म कर दिया जाएगा। हर चीज में वो कहते हैं कोई फोर्स के जरिए कोई सोल्यूशन निकल आएगा, वो भी बना दी गई। लेकिन आज की खबर ये है, ये सामने आप देख सकते हैं, दुनिया न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है कि लाहौर ने लिस्ट में टॉप किया है उन शहरों में जहां पे सबसे ज्यादा फजाई आलूदगी है। और इस वक्त जो है AQI वहां पे, जिस वक्त ये खबर आ रही है दुनिया न्यूज की, इसको ARY भी रिपोर्ट कर रहा है, दीगर मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 292 पर रीच कर चुका है। अब ये एक दरीना मसला रहा है लाहौर का, फजाई आलूदगी का। मुख्तलिफ अदवार में हम इसको देखते रहे हैं हालिया दिनों में। इस हवाले से जिस तरह मैंने आपको कहा कि हेडलाइन ग्रैबिंग सुपरफिशियल किस्म की चीजें तो की गई हैं। अब ये जो स्मोक गन्स वगैरह होती हैं, इनसे आप लोकलाइज्ड किस्म की इन्वायरमेंट को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। लोकल सतह के ऊपर लोगों को सांस लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। लेकिन जो फजाई आलूदगी होती है वो इससे खत्म नहीं होती, ये उसका मुस्तकिल हल नहीं है। अब इसमें ट्रैफिक भी है, दीगर चीजें भी हैं। वैसे तो ट्रैफिक कराची में लाहौर से ज्यादा है, लेकिन लाहौर में इन्वायरमेंट का बड़ा इशू है। और एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो फोर्स बनाई गई है, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स पंजाब में, उसका भी बड़ा चर्चा है। लेकिन हालत अभी भी वही है। जरूरी यह है कि इसकी एक जामे पॉलिसी बनाई जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए और जामे तरीके से इसके ऊपर काम करके इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। चाइना ने अपने बहुत सारे शहरों में इसके ऊपर काम किया, दीगर ममालिक में भी इसके ऊपर काम हुआ है। लेकिन यहां पे हम कोशिश ये करते हैं कि फौरन एक हेडलाइन बन जाए और एक हम मैजिक सोल्यूशन दे देते हैं कि जी ये एंटी स्मोक गन आ गई है और इससे ये मसला हल हो जाएगा। एक दिन पहले वो इतनी वीडियो चलाई गई पंजाब हुकूमत की जानिब से कि वो एंटी स्मोक जो वो गन्स हैं या वो जो ट्रक्स हैं जिनके ऊपर वो पानी फेंकने वाली या कोई चीज लगी हुई है, उनको लाइन में खड़ा करके वीडियोस बनाई गई और इतनी जबरदस्त किस्म की ड्रोन से फुटेज, ये फुटेज वो फुटेज। और अगले दिन मीडिया में खबर क्या आ रही है कि लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया है। अब कभी ये ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। एयर क्वालिटी की जो इंडेक्स है उसमें फर्क आता रहता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस तरह की जो सुपरफिशियल चीजें हैं उनसे ये मसला हल नहीं होगा। अवाम को भी एजुकेट करना पड़ेगा और इसका एक मुस्तकिल हल निकालने की जरूरत है। अच्छा जी, पाकिस्तान में बहुत सारे मंसूबे शुरू किए जाते हैं, बाद में पता चलता है कि उनमें अरबों रुपए या अरबों डॉलर जाया हो गए हैं, तो लिहाजा इस मंसूबे को बंद कर दिया जाए। अब ये सामने आप देख सकते हैं, द न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में एक ऐसा पावर प्लांट है जो इंपोर्टेड कोल से चलता है, जिसकी वजह से अरबों रुपए का या अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान कुड सेव बिलियंस बाय रिटायरिंग इंपोर्टेड कोल प्लांट्स अर्ली। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंपोर्टेड कोल प्लांट है, इसको अगर पहले बंद कर दिया जाए तो इससे पाकिस्तान को अरबों रुपए की बचत होगी। और इसके हवाले से जो रिपोर्ट आई है वो एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है। इसमें द इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, द पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट एंड एनर्जी थिंक टैंक रिन्यूएबल फर्स्ट जो है, उनकी ये रिपोर्ट है। वो ये कहते हैं कि जनाब अगर आप इस पावर प्लांट को बंद कर दें तो जनाब पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे जो है बचत हो सकती है और पाकिस्तान का मजीद पैसा जाया नहीं होगा। द स्टडी रिलीज्ड ऑन थर्सडे सेज द अर्ली रिटायरमेंट ऑफ साइवाल कोल फायर्ड पावर प्लांट बिल्ट बाय चाइना की किसी कंपनी ने बनाया था इन 2017 अंडर ए 30-year पावर परचेज एग्रीमेंट। अब ये 2017 में ये पावर प्लांट लगाया गया। इसमें इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल होता है, चाइना की कंपनी ने लगाया। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, यानी नून लीग की हुकूमत थी, उस दौर के अंदर ये प्लांट लगाया गया 30 साल के लिए। और अब ये बताया जा रहा है इसको आप अगर अर्ली बंद कर देंगे तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर की बचत होगी। ये सामने आप देख सकते हैं, पाकिस्तान कुड कट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लॉन्ग टर्म कॉस्ट एंड एमिशंस बाय एक्सेलरेटिंग
द रिटायरमेंट ऑफ इट्स इंपोर्टेड कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये पावर प्लांट्स अगर आप पहले बंद कर देंगे तो अरबों डॉलर की आपको बचत होगी। अब ये हो सकता है कि इसको पहले बंद कर दिया जाए, शायद हुकूमत ये फैसला ले ले, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने ये मुआहदा किया, जिन लोगों ने ये स्टडी की, जिन लोगों ने ये प्लांट 30 साल के लिए लगवाया, वो अफसरान किधर हैं, वो उस वक्त के इंचार्ज लोग किधर हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में होता ये है कि इतना ही बड़ा एक वाकया हो जाता है, उसके बाद कहते हैं जी ये यहां पे हमने ये बिल्डिंग बन गई थी, हमने बिल्डिंग गिरा दी, लेकिन उस बिल्डिंग को बनने किसने दिया? वो जो वहां पे रिस्पॉन्सिबल अफसर थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? आप तोशाखाना की मिसाल ले लें, ये कहते हैं जी इमरान खान ने तोशाखाना से सस्ती चीजें ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया। अब उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसमें अफसरान शामिल होते हैं, ब्यूरोक्रेसी शामिल होती है, मुतलका लोग हैं जो तनख्वाहें लेते हैं, मरात लेते हैं, जिन्होंने कीमत लगवानी होती है। क्या उनमें से किसी को पकड़ा गया? क्या उनमें से किसी के खिलाफ सजा हुई? यहां पे बस होता यह है कि जनाब ये चीज सामने आ गई तो ये एक्शन ले लिया जाएगा। बाकी भाई जिन लोगों ने ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुबैना तौर पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, क्या कोई उनको पकड़ेगा? वैसा नहीं होता जी। अब यहां पे भी एक्शन हो गया तो वो भी एक्शन कर दिया गया, वो भी एक्शन कर दिया जी। पहले जो सारे इदारे बैठे हुए थे, उसमें जो लोग बैठे हुए थे जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि इन चीजों को रोकना है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? अच्छा जी, जिस तरह शुरू में मैंने आपसे अर्ज किया था कि आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ एक लतीफा भी शेयर करूंगा। लतीफा ये है, ये सामने आप देख सकते हैं, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम नून लीग को मजीद 1 माह की मोहलत देंगे और अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो हम अलहदा हो जाएंगे। और इनकी CEC का जो इजलास हुआ उसमें यह कहा गया कि जनाब नून लीग से अलहदा हो जाएं, हुकूमत से अलहदा हो जाएं, हुकूमत को मोहलत दे दें, हुकूमत को वार्निंग दे दें। इससे बड़ा कोई लतीफा हो सकता है? जो ही सोहेल अफरीदी का नाम सामने आया था, किधर गई थी इनकी मुखालफत, किधर गई थी इनकी सियासत? ये कैसे इकट्ठे हुए थे? पीपल्स पार्टी वाले भी वही बयानात दे रहे थे जिस किस्म के बयानात नून लीग के दोस्त दे रहे थे। फौरन ये इकट्ठे हो गए थे और कुंडी साहब को, जो गवर्नर हैं पीपल्स पार्टी के, वो जनाब कराची चले गए थे। वफाकी हुकूमत क्या कर रही थी, मौलाना साहब से ये लोग मुलाकातें कर रहे थे, कैसे दोनों ने मिलकर सोहेल अफरीदी का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन अब दोबारा ये अवाम को जो है लतीफे सुना रहे हैं। अब ये पहले जो था पाकिस्तान में जिस किस्म की सियासत थी, उस दौर में ये सारी चीजें चल जाती थी। ये चीज जाहिर करती है कि ये लोग अभी भी 80 और 90 की सियासत में फंसे हुए, ये उससे आगे नहीं निकल सके और इसी वजह से ये अवाम के अंदर उस तरीके से इंग्रेस नहीं कर सके। इनकी जो क्यादत है उस हवाले से भी आप कह सकते हैं कि वो यंग है, वो नई चीजों को समझती भी होगी, वो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन इनकी जो सियासत है वो इतनी बोसीदा है, इतनी उम्र रसीदा है कि वो उस जो नई क्यादत है वो उसको भी कहीं पे जगह बनाने की गुंजाइश ही नहीं देती, वो गुंजाइश पैदा ही नहीं होने देती। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में अगर आप एक 4 साल के बच्चे से भी पूछेंगे कि भाई ये जो पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वालों में ये इख्तलाफ हो गया और आसिफ जरदारी साहब ने 1 महीने की मोहलत दे दी है, तो क्या वो उसके ऊपर यकीन करेगा? वो भी आगे से कहेगा भाई ये दूध में मीठा डालो, मैंने दूध पीना सोना है, ठीक है कि नहीं? वो कहेगा क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप, मुझे कोई और अच्छी सी कहानी सुनाए। तो मसला ये है कि ये अवाम के शऊर की तौहीन करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज भी मैं देख रहा था, एक दानिश्वर साहब ने लिखा हुआ है कि जी इस निजाम ने या सिस्टम ने ये फैसला करना है कि अगला वजीर आजम कौन होगा, मरियम बीबी होंगी या बिलावल साहब होंगे। बिलावल साहब भी इसकी दौड़ में। अब ये है असल चीज, इनको पता है कि ये निजाम के साथ मुंसलिक रह के वजीर आजम बन सकते हैं। अवाम में इनकी कितनी जड़ें हैं। अब बिलावल वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, बिलावल को कितनी सीटें मिलती हैं पंजाब से, बिलावल को कितनी सीटें मिलती हैं बलोचिस्तान से, बिलावल को कितनी सीटें मिलती हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तो कैसे वो वजीर आजम बनेगा? इनको पता है कि हमारी बका इसी में है कि ये निजाम इसी तरह चलता रहे तो इसी के अंदर हम वजीर आजम बन सकते हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग से अलहदा हो जाएगी या पीपल्स पार्टी नून लीग से अलहदा है, नहीं जी, बिल्कुल अलहदा नहीं है। ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन, भुट्टो के सियासी वारिस, ये एक पेज पे हैं इस वक्त, इनकी सियासत में कोई फर्क नहीं है और इनकी ख्वाहिश ये है कि इसी निजाम से मुंसलिक रह के किसी तरीके से हम अपने बच्चे को वज़ीर आज़म बनवा दें या हम अपने इस रिश्तेदार को वो बनवा दें। तो अगर इन्होंने कुछ बनना है, इनको पता है, इनको ये पता चल गया है कि हमने इसी निजाम के साथ मुंसलिक रहना है। और ये वो लतीफा है जो रोज हमें सुनाते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी का और नून लीग का आपस में इख्तलाफ हो गया है, लेकिन वो एक होती है कॉमेडी और एक होती है हॉरर कॉमेडी और एक होती है इंतहाई थकी हुई कॉमेडी। अब ये इतनी थकी हुई कॉमेडी है कि इसके ऊपर जितना मैंने टाइम ले लिया है और आपका जितना टाइम मैंने जाया किया है, मैं उसके ऊपर भी आपसे माजरत करता हूं और मजीद मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन 1 महीने की मोहलत दे दी है पीपल्स पार्टी वालों ने। अब आप देखें, बस हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महीने के बाद आसिफ जरदारी जो हैं
वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का खात्मा कर देंगे और फिर वहां पे वो इसी तरह सब हंसी खुशी रहना शुरू हो जाएंगे और नई हुकूमत आ जाएगी। अब जहां तक अगले वजीर आजम का ताल्लुक है और साथ साथ इमरान खान साहब की सियासत का ताल्लुक है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एक दानिश्वर ने आज लिखा कि जनाब बिलावल या मरियम अगले वजीर आजम होंगे, ये निज़ाम ने फैसला करना है। इमरान खान साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है उसको उन्होंने अदम इस्तेकाम से जोड़ा। इस वक्त अगर कोई सियासी मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है, आप जाके अवाम में सर्वे करवा लें, आपको इमरान खान की कितनी पॉपुलैरिटी नजर आती है और बिलावल साहब की कितनी नजर आती है, या किसी और मोजिज शख्सियत की या किसी सियासतदान की कितनी नजर आती है, वो आपके सामने है। लेकिन ये कहना कि जनाब ये निजाम या ये सिस्टम फैसला करेगा कि अगला वजीर आजम कौन होगा, क्या ये पाकिस्तान के करोड़ों वोटर्स की तौहीन नहीं है? आज आप इलेक्शन करवा लें, वैसे आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, वहां पे वोटर्स अपना राइट इस्तेमाल करेंगे और जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं, वो अमूमन लोकल इश्यूज के ऊपर होते हैं और उसमें आप देखते हैं कि जो हुक्मरान जमात होती है उसके खिलाफ भी वोट आ जाता है, उसके हक में भी वोट आ जाता है। ये दुनिया भर में फिनोमेना है, वो लोकल इश्यूज पे होते हैं और इसी वजह से कहा जाता है कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होना है वो बड़ा जरूरी है ताकि लोग अपने मुकामी मसाइल के मुताबिक अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें और उनके नुमाइंदे उनके जो मसाइल हैं उनको हल करें। एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि सियासी मुस्तकबिल की बात करें या अगले वजीर आजम की बात करें, तो ये बंद कमरे में बैठ के तो कोई दानिश्वर लिख सकता है कि बिलावल अगला वजीर आजम होगा या मरियम बीबी अगली वजीर आजम होंगी, लेकिन जो बंदा 4 गलियां पाकिस्तान में फिर ले या 2 बाजारों का चक्कर लगा ले या 4 महफिलों में बैठ जाए जहां पे टोटल 16 बंदे हों, 4 महफिलें आप लगा लें, हर महफिल में 16 बंदा हो पाकिस्तान के 4 मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और वो मतलब कोई रैंडम कोई भी 16 बंदे आप इकट्ठे कर लें, अगर उसमें आपको 2/3 अक्सरियत जो है वो इमरान खान के सपोर्टर्स की नजर ना आए तो आप जो है आके मुझे पकड़ लीजिएगा कि भाई आपने गलत कहा। ये हालत है इस वक्त ग्राउंड के ऊपर। लेकिन बंद कमरों की सियासत, बंद कमरों की जो सहाफत है वो उसका म्यार ही अपना है। वो ये कहते हैं कि जनाब क्योंकि आसिफ जरदारी साहब बड़े जो है वो PhD हैं सियासत के। भाई वो कैसे PhD हैं कि वो चारों सूबों की जो जमात थी उसको उन्होंने अंदरूने सिंध की जमात बना दिया। आज हालत ये है कि वो नून लीग से, हुकूमत से अलहदा होने की मोहलत की कभी देने की बात करते हैं, कभी मोहलत वापस ले लेते हैं, कभी वो नून लीग को अपना इत्तेहादी कहते हैं, कभी वो नून लीग के खिलाफ बयानात देते हैं। आज अगर ये ज़ियाउल हक के सियासी जानिशिनों के साथ बैठे हुए हैं तो ये इनकी सियासत की इंतहा है या सियासत की PhD है। तो सियासत की PhD तो तब हम कहते हैं ना कि अगर इनकी सियासत की वजह से आज पीपल्स पार्टी उससे आगे होती जहां पे इनको मिली थी, जहां पे शहीद बीबी छोड़ के गई थी। आज ये कहा जा रहा है कि बंद कमरों में बैठने वाले दानिश्वर भी ये कह रहे हैं कि ये निजाम फैसला करेगा कि निजाम से मुंसलिक रहेंगे तो बिलावल वजीर आजम बनेंगे या कोई और मोजिज शख्सियत वजीर आजम बनेगी। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनकी PhD कितनी बड़ी है। लेकिन मैंने आपसे हमेशा ये चीज शेयर की है कि हमारा अलमिया ये है कि हमारी सियासत और हमारी सहाफत वो ड्राइंग रूमों की हद तक महदूद है। ये चंद लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और आपस में एक दूसरे को तज्जिए तबसरे देते हैं और उसी से अंदाजा लगा लेते हैं। जिस तरह 2024 के इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि PTI जो है वो अगर 16 सीटें भी ले ले तो बड़ी बात है। हर ड्राइंग रूम में यही बात हो रही थी, हर बाखबर बंदा यही बात कर रहा था। लेकिन अगर आप आम बंदे से जाके बात करें तो अवामी मूड डिफरेंट था। तो ये वो बंद कमरों की सियासत और सहाफत का अलमिया है जो रोज हम जो है वो देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद ना वो बंद कमरों की सियासत में कोई बेहतरी आती है, ना ही सहाफत में बेहतरी आती है। उसकी वजह क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि इन दोनों की बका बंद कमरों के अंदर ही है। अच्छा, एक और चीज भी कही जा रही है कि अब जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है उसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसपे पीपल्स पार्टी को एतराज हो। अब उसमें अगर किसी चीज पर एतराज होगा, ना वो अवाम के हकूक होंगे, ना वो लोगों की शख्सी आज़ादियां होंगी, ना वो आपके फंडामेंटल राइट्स इस किस्म के, यानी शख्सी आज़ादियां, आज़ादी राय, आपके मीडिया की आज़ादी, पीका का कोई कानून, कोई अदलिया की आज़ादी, कोई जमहूरी आज़ादी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसका शुरू से पीपल्स पार्टी ढिंढोरा पीटती थी और कहती थी कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ऐसे किसी भी मसले के ऊपर पीपल्स पार्टी का कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। हाँ, अगर पैसे बांटने की बात आई कि जनाब सूबे का पैसा थोड़ा सा कम होगा, वहां पे इनको इख्तिलाफ हो सकता है। उसके अलावा मुझे किसी चीज के ऊपर भी इनका कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता। क्या जब पीका का कानून पास किया गया उस पर आसिफ जरदारी ने दस्तखत नहीं किए? 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल साहब ने ब्रूट मेजॉरिटी की बात की, वो सबके सामने नहीं है। तो अगर कोई ये समझता है कि 27वीं आईनी तरमीम में
क्योंकि कोई ऐसी चीज होगी जिससे आइन की रूह मजरू हो सकती है, तो भुट्टो के जो सियासी वारिस हैं वो इनकार कर देंगे। भाई ऐसा कोई इनकार नहीं होगा। अगर कोई मसला पड़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर पड़ेगा, उससे ज्यादा मुझे किसी और चीज के ऊपर मसला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो एनएफसी अवार्ड वगैरह कि भाई सूबे का हमें राइट मिले, जितना पैसा है वो हमें मिले, ये हमारा हक है। और फिर आपने देखा कि सेनेट के जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इतने करोड़ के तरक्याती फंड्स दे दिए जाएंगे, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ये सारी वीडियोज रिकॉर्ड का हिस्सा है और मीडिया पे भी चली और अभी भी ऑनलाइन भी मौजूद है और हर जगह पे भी मौजूद है। मैं मजीद तफसील में नहीं जाना चाहता। अच्छा जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट हो गया है, जंग बंदी हो गई है। दोहा में ये जंग बंदी हुई, वहां पे पाकिस्तान के वजीर दिफा भी गए हुए थे, वहां पे अफगान हुकाम भी आए हुए थे और ये एक अच्छी और मुस्बत पेशरफ्त है। दोनों ममालिक ने कहा है कि भाई हम जंग बंद कर देंगे अब और एक दूसरे पे हमले नहीं करेंगे और अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं होने देंगे। अब मेन इशू तो पाकिस्तान का है। जैसे अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और काफी अरसे से इस्तेमाल हो रही है, ये पाकिस्तान की हर हुकूमत का मौकिफ रहा है। जो इससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी उनका भी ये मौकिफ था, उससे पहले जो हुकूमत थी उसका भी ये मौकिफ था, मौजूदा हुकूमत का भी ये मौकिफ है। और बहुत सारे सबूत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी रखे। पाकिस्तान ने डोसियर पेश किए कि कैसे जो है, चाहे वो बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है या किसी और जगह पे दहशतगर्दी हो रही है, उसमें आपको भारत का फुटप्रिंट नजर आता है बरास्ता अफगानिस्तान। आप में से शायद कुछ लोगों को याद हो कि जब शामिल शेख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और गिलानी साहब वजीर आजम थे, तो वहां पे एक इजलास हुआ था, वहां पे एक समिट हुआ था और उसके बाद एक मुश्तरका इलामिया जारी किया गया था। और मनमोहन सिंह साहब गालिबन उस वक्त वजीर आजम थे वहां के भारत के। उस जो मुश्तरका इलामिया था उसमें ये चीज मानी गई थी कि भारत जो है वो इंटरफेरेंस कर रहा है बलोचिस्तान के अंदर, उसके फुटप्रिंट्स हैं वहां पे। और उस पर भारत के अंदर बड़ा शोर पड़ा था और बीजेपी ने कहा था कि भाई अगर ये जो हमने लिख दिया है हमारी हुकूमत ने, यानी उनकी हुकूमत ने इस्लामिया के अंदर जो उन्होंने मान लिया है कि भारत एक तरह से दहशतगर्दी करवाता है बलोचिस्तान के अंदर, इसको अब अगर हम 7 समंदरों के पानी से भी धोएंगे तो ये नहीं मिट सकता। तो उन्होंने काफी इसके ऊपर शोर मचाया था। लेकिन हकीकत तो यही है कि भारत का वहां पे किरदार है और पाकिस्तान का ये दरीना मौकिफ रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। तो अब दोनों ममालिक ने यह फैसला करना है कि आगे चीजों को कैसे लेके चलना है। अच्छी बात हुई है, जंग बंदी हो गई है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल कर लिया जाए और यही चीज इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि मुज़ाकरात के जरिए मामले को हल कर लिया जाए। क्या कतर इतनी लंबी फ्लाइट लेके जाना जरूरी था? वो काबुल वाले इधर आ जाते या हम काबुल चले जाते, बैठ के मामले को हल कर लेते। लेकिन फिर अफगान हुकूमत का भी एक मसला है, मेरे ख्याल में शायद वो आजकल कतर की बात ज्यादा सुनते हैं, कतर से शायद उनको कोई इमदाद वगैरह भी मिलती होगी। अपने यहाँ जो उनके वुमेन के राइट्स हैं, ख्वातीन की जो एजुकेशन है, उसके हवाले से मुख्तलिफ चीजें जो है वो मीडिया में भी रिपोर्ट होती रहती हैं। इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। लेकिन कतर से जब कोई शहजादी एड लेके आती है तो सारी अफगान काबीना, सारे मोजिज अरकान जो है पहुंचे होते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। लेकिन अपने मुआशरे में क्या हालत है वो सबके सामने है। तो शायद मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत ने यह समझा कि कतर अगर कहेगा तो हम उसको मान लेंगे। शायद वो उसमें उन्होंने कोई और भी कोई उनकी मदद या कोई गारंटी या कोई ऐसी चीज की हो। लेकिन एंड ऑफ द डे हम दोनों हमसाया ममालिक हैं, दोनों के दरीना ताल्लुकात भी हैं। तो खुद अगर हम चीजों को बेहतर तरीके से हल कर लें तो वो दोनों ममालिक के लिए बेहतर है। लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर भारत भी सामने आ गया है। भारत ये कह रहा है कि जी जो वहां पे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की हैं उसमें कोई क्रिकेटर्स जो है वो मारे गए हैं। जय शाह जो आईसीसी का सरबराह है वो जनाब उसमें बयानात दे रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें बातें कर रहा है। भारतीय जो डिफरेंट क्रिकेटर्स हैं या डिफरेंट लोग हैं वो उसके ऊपर बयानात दे रहे हैं। अफगान जो क्रिकेटर्स हैं वो उसके ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं कि जनाब ये हो गया तो वो हो गया। अब इसके अंदर अगेन वही सियासत खेली जा रही है। अफगान क्रिकेट टीम कैसे बनी? जब इस वक्त की जो हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत, जब वो आई थी अफगान क्रिकेट टीम ने तो अफगानिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। ये सारे भाग गए थे कि तालिबान तो हमें वहां पे खेलने ही नहीं देंगे, वो तो खेलों के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। लेकिन अब इनके क्रिकेटर्स भी ट्वीट्स कर रहे हैं और डिफरेंट इस किस्म की बातें कर रहे हैं। बाकी अगर भारत को बहुत ज्यादा इश्यू है पाकिस्तान की किसी चीज के साथ तो मेरे ख्याल में वो कहें कि जनाब जितने अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में हैं उनको हम भारत शिफ्ट कर देते हैं, वो भारत चले जाएं, वो वहां पे उनको ले जाएं। मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि पाकिस्तान से अफगान रेफ्यूजीज को इस तरह बेदखल कर दिया जाए एकदम से। 30-40 साल से वो यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, उनके अपने मुल्क में बहुत कुछ हुआ। माजी में हम उनको खुद लेके आए, हम उनको कहते रहे ये कि वो हमारी बका की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि रशिया ने, यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने गर्म पानियों तक
रिसाई हासिल करनी है, तो बहुत सारी स्टोरियां यहाँ पे भी सुनाई गई। तो उसमें अफगानिस्तान का भी बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान का भी बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अब यकीनन हमारे ताल्लुकात में अगर कोई सर्द महरी आई है तो जो यहाँ पे लोग अरसा दराज से रह रहे हैं उनको एक बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जाए, या फिर जो यहीं पे रहना चाहते हैं उनको नेशनैलिटी दी जाए, उनको पाकिस्तान का शहरी बनाया जाए, टैक्स नेट में उनको लेके आए, वो यहाँ पे अपना किरदार अदा करें, वो एज ए जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन अगर रहना चाहते हैं तो दुनिया भर में ये होता है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर भारत को बहुत ज्यादा मसला है तो भारत ने कितने लाख अफगान रेफ्यूजीज को वहां पे दी हुई है, उनको रेफ्यूज दिया हुआ है। जो अफगान फौज वहां पे ट्रेंड हो रही थी, जब अफगान फौज, आपको पता है जब तालिबान की हुकूमत आई तो अफगान फौज के अफसरान जो है वो भारत में ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, वो वहीं पे रह गए। वो बाद में वीडियोस अपलोड करते थे, जनाब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, बुरी हमारी यहाँ पे हालत है। तो अगर भारत को इतना उनका दर्द है तो वो उनको ले जाए। वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान उनके साथ मुनासिब सलूक नहीं कर रहा तो भारत उनको वहां पे ले जाए। प्योर इसके अंदर वो अपनी सियासत खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हालिया सारी एपिसोड हुई उसमें अगेन भारत उनको हल्लाशेरी देता रहा। लेकिन हमारा जो अपना सफारती फेलियर है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वुजरा सुबह से शाम तक कैमरों के सामने खड़े होकर बताएं कि ये भी हमारी सफारती कामयाबी है, वो भी हमारी सफारती कामयाबी है। लेकिन हकीकत यह है कि वो भारत जो वहां से दुम दबा के भागा था, ऐसे भागा था कि जनाब अपना सामान भी वो पीछे छोड़ के चले गए थे जब तालिबान की हुकूमत आई थी। आज वही तालिबान की हुकूमत उनके साथ जो है बिल्कुल यस है, उनके साथ बैठी हुई है, भारत उनके साथ सफारतकारी कर रहा है और हमारी उनसे लड़ाई हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना भी तो फेलियर है ना, उसके ऊपर भी देखने की जरूरत है।